हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हम सारे कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो कि सीक्वेंस वाइज मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करा दिए हैं A to Z, राइट। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सो दैट जितने कॉन्सेप्ट्स हमने करे हैं वो भी रिवाइज हो जाए और जो आपके बोर्ड्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं वैसे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो डिसोल्यूशन में जो मेन फोकस आपके बोर्ड्स का होने वाला है वो है जर्नल एंट्रीज। अगर आपने सीबीएसई का सैंपल पेपर देखा हो उसमें भी आपसे क्या पूछी गई है? जर्नल एंट्रीज। मैंने प्रीवियस सीबीएसई के पेपर्स को एनालाइज किया है, वहां भी ऑलमोस्ट हमेशा उन्होंने आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी है। तो आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज के क्लास में हम डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको बहुत मजा आएगा। सीबीएसई के सैंपल पेपर में जो इस बार क्वेश्चन आया है उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो सीबीएसई के सैंपल पेपर में जो इस बार आपके डिसोल्यूशन का क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक एक ट्रांजेक्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, राइट। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है या कहीं से भी कोई भी वीडियोस देखी है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद वर पार्टनर्स इन जगन्नाथ एसोसिएट्स। 3 पार्टनर्स आपको दे रखे हैं। They decided to dissolve the firm on 31st March 2021. Okay. Pass necessary journal entries for the following transactions after various assets other than cash and third party liabilities have been transferred to realization account. तो पहली बात तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि एक तो 3 पार्टनर्स है, डिसोल्यूशन है वो 31 मार्च को। देन उन्होंने बोला कि जर्नल एंट्रीज आपको रिकॉर्ड करनी है। कब करनी है? जब आप ऑलरेडी सारे के सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज ऑलरेडी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हो। विच मीन्स जब आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते थे सबसे पहला काम आप क्या करते थे? बैलेंस शीट में जो भी आपके एसेट्स होते थे उनको क्लोज करते थे रियलाइजेशन अकाउंट में, लाइबिलिटीज को क्लोज करते थे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो उन्होंने क्या बोला कि ये वो ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब इनकी जर्नल एंट्रीज आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है। एसेट्स को क्लोज करने की एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड करनी, लाइबिलिटीज को क्लोज करने की एंट्रीज आपको रिकॉर्ड नहीं करनी। जो नीचे आपको ट्रांजैक्शंस दे रखी है 5 ट्रांजैक्शंस, 5 नंबर, सिंपल 5 जर्नल एंट्रीज करो और 5 नंबर आपके जेब में। कितना आसान है, राइट। एक एक करके जर्नल एंट्री देखते हैं। देखो, फर्स्ट है ओल्ड मशीन फुल्ली रिटन ऑफ। फुल्ली रिटन ऑफ का मतलब क्या होता है कि भाई उसकी बुक वैल्यू 0 हो चुकी है, कोई बुक वैल्यू नहीं है, ठीक है। फुल्ली रिटन ऑफ, ओके। was sold for 42,000 while a payment of rupees 6,000 is made to the bank for a bill discounted being dishonored। अब एक ही पॉइंट में इन्होंने आपको 2 ट्रांजैक्शन दे दिए। अब ऑफ कोर्स 5 नंबर 5 एंट्रीज नहीं होंगी, आपको एंट्रीज ज्यादा रिकॉर्ड करनी है। तो पॉइंट एक ही है लेकिन उसमें 2 ट्रांजैक्शन है। पहली क्या है कि एक मशीनरी जो आपने पूरी रिटर्न ऑफ कर दी थी उसकी बुक वैल्यू 0 हो चुकी थी, आपने सेल कर दी, आराम से हो जाएगी। और सेकंड है कि एक बिल था जो आपने डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया, उसकी आपको पेमेंट करनी है। दोनों को आपको मैं बहुत ध्यान से समझाऊंगा। आप क्या करो, फटाफट से एक जर्नल एंट्रीज का, एक जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स होंगे, राइट। आप भी प्रिपेयर करो फटाफट से, मैं भी प्रिपेयर कर लेता हूँ जल्दी से। देखो, ओके, सो आई होप आपका फॉर्मेट प्रिपेयर हो चुका होगा। फॉर्मेट में बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही प्रॉपरली आपको बनाना है। सब्जेक्टिव एग्जाम है, नंबर होते हैं फॉर्मेट्स के, राइट। देखो, पहली ट्रांजेक्शन, सबसे पहले आपने मशीनरी सेल करी 42,000 की, पहले हम यहाँ तक करते हैं, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जब भी आप कोई एसेट को सेल करोगे, जब भी आपको कोई अमाउंट रिसीव होगा, ठीक है, कोई भी आपने एसेट सेल किया, आपको अमाउंट रिसीव हुआ, तो एक चीज तो पक्का है कि कैश अकाउंट होगा डेबिट। ऑफ कोर्स सर, ठीक है, कैश या फिर बैंक अकाउंट आप कुछ भी लिख सकते हो। क्योंकि आपको कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 42,000 से। ये सुनो, आपने एसेट को बेचा, आपने मशीनरी को बेचा, एक चीज ध्यान रखना, उसकी बुक वैल्यू कुछ भी हो, रिटर्न ऑफ का मतलब वो आपको क्या बोल रहे हैं कि उसकी बुक वैल्यू 0 थी। अरे हमें क्या करना, आपको रियलाइजेशन में क्या करना होता है, डिसोल्यूशन में क्या करना होता है, आपको बस ये देखना होता है कि मशीनरी बेचने से आपको पैसा कितना मिला। आपको डिसोल्यूशन में मेन काम क्या करना होता है? एसेट्स को बेचो, पैसे कलेक्ट करो और लाइबिलिटीज को पे करो। आपको उस टाइम ये नहीं देखना होता कि मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है, उस पर प्रॉफिट कितना हुआ, उस पर लॉस कितना हुआ, नहीं।
आपको किसी भी एसेट का प्रॉफिट या लॉस नहीं निकालना, आपको बस जो एंट्री करनी होती है वो किस चीज़ की, कि एसेट बेचने से पैसे कितने मिले, क्योंकि डिसोल्यूशन का मेन काम तो वही होता है। और उसकी एंट्री क्या होती है कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सारा का सारा काम कहाँ पे होगा, रियलाइजेशन में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 42,000। उसके बाद ध्यान से आपको यहाँ पे नरेशन भी लिखनी है, राइट। सिंपली आप लिख सकते हो ओल्ड मशीनरी रियलाइज्ड। नरेशन का कोई ऐसा नहीं है स्पेसिफिक फॉर्मेट, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे लेकिन लिखनी जरूर है, राइट। ये तो हो गई हमारी पहली ट्रांजेक्शन। और डेट क्या है, डेट इज 31 मार्च 2021 पहली ट्रांजेक्शन। दूसरी ट्रांजेक्शन देखो क्या है, अ पेमेंट ऑफ ₹6,000 इज मेड टू द बैंक फॉर अ बिल डिस्काउंटेड बीइंग डिसऑनर्ड। पहली बात तो इस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, हाँ या ना। जिन बच्चों ने क्लास 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ा उनको समझ में नहीं आएगा, तो पहले मैं आपको इस ट्रांजेक्शन का मतलब समझाता हूँ। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था कि लेट्स से ये आप हो, आप कौन होते थे, आप होते थे सेलर। कौन होते थे, सेलर। एक बायर होता था, अच्छा ठीक है, ये कौन होता था, बायर, ठीक है। आपने कुछ गुड्स सेल करे हैं बायर को, कितने के सेल करे हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं, मान लो 6,000 के। 6,000 के आपने गुड्स सेल करे हैं, किस पे, क्रेडिट पे सेल करे हैं। आपने गुड्स सेल कर दिए क्रेडिट पे, ठीक है। तो सेलर मतलब आप एक बिल ड्रॉ करते थे, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं, या बिल ड्रॉ करते थे। इसमें लिखते थे कि 6,000 रुपीज मुझे बायर देगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी। आप साइन करते थे, बायर साइन करता था, और ये बिल आपके पास आ जाता था, और इसको आप बोलते थे बिल्स रिसीवेबल। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, क्या बोलते थे, बिल्स रिसीवेबल। अच्छा ठीक है, अब बिल्स रिसीवेबल जो आपके पास है, जो बिल आपके पास है, आपको 2 महीने बाद 6,000 रुपीज मिलेंगे, किससे, बायर से, ठीक है। आपको पैसे आज चाहिए, मान लो आपको अगर पैसे आज चाहिए, तो आपके पास एक ऑप्शन होता था कि आप चले जाओ बैंक के पास। किसके पास, बैंक के पास, ये बिल लेकर। ये बिल जो है वो आप किसको दे दोगे, बैंक को। बैंक को ये बिल दोगे, कितने का, 6,000 रुपीज का। और बैंक से क्या बोलोगे कि यार प्लीज मुझे आज पैसे चाहिए, मुझे आज कुछ पैसे दे दो, ठीक है, इस बिल के अगेंस्ट में आज पैसे दे दो। आपको ये बायर 2 महीने बाद पैसे दे देगा। देखो बायर को तो कितने पे करने हैं, 6,000। अब वो सेलर को पे करे, बैंक को पे करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको पैसे चाहिए थे आज, आप चले गए बैंक के पास और बैंक से पैसे ले लिए आपने। इसको हम बोलते थे बिल डिस्काउंट कराना, डिस्काउंटिंग। अगर आप अपने बिल को बैंक से रियलाइज कराते हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग। अच्छा ठीक है, ले लिया। अब होता क्या है, अगर 2 महीने बाद बायर ने बैंक को पैसे नहीं दिए, मान लो बायर ने मना कर दिया मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, बायर ने अगर बैंक को पैसे नहीं दिए, तो बैंक पहुंचता है आपके पास। बैंक ने पैसे किसको दिए थे, आपको दिए थे, तो ये आपसे 6,000 रुपीज रिकवर करेगा, पक्का। बैंक आपसे 6,000 रुपये लेगा, फिर आप लोगे किससे, बायर से। वो बात की बात है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि आपको बैंक को 6,000 रुपीज देने होंगे, कब, जब बायर ने पैसे नहीं दिए। बायर ने पैसे नहीं दिए तो इसको हम बोलते थे डिसऑनर ऑफ बिल। मैंने आपको 11th का एक कॉन्सेप्ट समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यही हुआ, लिखा क्या था, व्हाइल अ पेमेंट ऑफ ₹6,000 इज मेड टू द बैंक फॉर अ बिल डिस्काउंटेड बीइंग डिसऑनर्ड। तो यहाँ पे इसका मतलब यही था कि आपने क्या किया था, बैंक से बिल डिस्काउंट कराया, मतलब बैंक से पहले पैसे ले लिए थे, अब वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर, मतलब बायर ने पैसे नहीं दिए तो आपको पैसे देने होंगे। सिंपल सी बात ये थी कि अब आपको 6,000 रुपीज देने होंगे, किसको, बैंक को। सिंपल सा एंट्री आप कर दोगे इसकी, जब भी आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट वुड बी, आपको क्या करनी है, पेमेंट करनी है, तो आपका यहां पे कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। पैसे आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसे जाएंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा, आपको पता ही है, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 6,000 से, राइट। क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में समझने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो मैंने आपको समझा दिया। और आप इसकी नरेशन फटाफट से लिख लो। यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपको दे रखा वही लिख दो। पेमेंट मेड टू बैंक, पेमेंट मेड टू बैंक फॉर बिल डिस्काउंटेड, ठीक है, लिख लेना इसको ध्यान से, राइट। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है कंप्लीट, 1 नंबर आपकी जेब में, राइट। सेकंड आ जाओ, सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखो, मधुसूदन एक्सेप्टेड
मधुसूदन एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹80,000 एट 75,000। यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं कि मधुसूदन कौन है। मधुसूदन एक पार्टनर है। उसने क्या किया है, उसने पार्टनरशिप फर्म का एक एसेट एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एक एसेट टेक ओवर कर लिया। एसेट टेक ओवर की ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की थी। उसने पार्टनरशिप फर्म का एसेट टेक ओवर कर लिया, जो कितने का था, 80,000 रुपीज का, लेकिन उसने कितने पे लिया है, 75,000 पे। यहां क्या लिखा है, अनरिकॉर्डेड। मैं बार बार आपको ये चीज बोल रहा हूं, वो रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, उसकी बुक वैल्यू क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता भाई। यहां पे आपको एडमिशन वाली चीजें नहीं करनी है कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, नहीं। यहां पे फर्क किस चीज से पड़ता है कि वो बिका कितने का, पार्टनर ने लिया कितने का, हाँ या ना। उसकी वैल्यू 80,000 थी, वो अनरिकॉर्डेड था, ये सब बेकार की बातें हैं, ओके। उसके बाद देखो, एंड द बैलेंस थ्रू चेक अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन टू द फर्म 1 लाख। ओके, पूरी ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़ो। उसने क्या बोला, मधुसूदन एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 80,000 एंड 75,000। उसने एक एसेट एक्सेप्ट कर लिया 75,000 पे। इसका मेन पॉइंट यही है बस। क्या पॉइंट है, एक एसेट उसने एक्सेप्ट कर लिया 75,000 पे, अनरिकॉर्डेड 80,000 बेकार की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एंड द बैलेंस थ्रू चेक, बैलेंस थ्रू चेक, बैलेंस कौन सा आगे आपको दे रखा है, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन टू द फर्म 1 लाख। इसका मतलब ये है कि मधुसूदन ने पार्टनरशिप फर्म को एक लोन दे रखा था। मधुसूदन ने पार्टनरशिप फर्म को एक लोन दिया था 1 लाख रुपीस का, बिल्कुल सही। अब पेमेंट मिलेगी, लोन की पूरी ट्रीटमेंट हमने लास्ट क्लास में करी है। जितने भी केसेस थे मैंने आपको सब समझा दिए थे, राइट। यहां पे क्या हो रहा है, मधुसूदन ने 1 लाख रुपीस के अगेंस्ट में एक तो एक एसेट एक्सेप्ट किया है 75,000 रुपीस का, दूसरा बैलेंस थ्रू चेक, मतलब 25,000 रुपीस का चेक, 1 लाख रुपीस का लोन दिया था, 75,000 रुपीस का एसेट, 25,000 का चेक। इसकी आपको एंट्री करनी है, ठीक है। देखो फटाफट से कैसे होगी। हम यहाँ पे दोबारा से डेट लिख सकते हैं, 31 मार्च 2021। अब देखो क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म क्या कर रही है, पार्टनर्स के लोन की पेमेंट कर रही है। पार्टनर्स का लोन मतलब पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी, हाँ या ना। पार्टनर्स का जो लोन होता है वो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी होती है, और अगर आप उसकी पेमेंट करते हो तो वो अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो मधुसूदन का अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, मधुसूदन लोन अकाउंट, मधुसूदन लोन अकाउंट, स्पेलिंग आप प्लीज चेक कर लेना, मधुसूदन लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है। लोन कितने का था, 1 लाख रुपीस का। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने इसको सेटल कर दिया, पेमेंट कर दी, तो आपने जो लायबिलिटी थी उसको खत्म कर दिया, ठीक है। पेमेंट हुई कैसे, ध्यान से देखो। एक तो क्या हुआ, एक तो इसने एक एसेट एक्सेप्ट किया है 75,000 का। मुझे एक बात बताओ, जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है, जितनी भी लाइबिलिटीज होती है, उसकी जगह आप कौन सा अकाउंट यूज करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ या ना। अगर इसने एक एसेट एक्सेप्ट किया है तो उस एसेट की जगह क्या आएगा, रियलाइजेशन। एसेट की जगह क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन। कितने का एक्सेप्ट किया, 75,000 का। और बैलेंस थ्रू चेक, मतलब बाकी तो चेक से पेमेंट हुई है, तो टू बैंक अकाउंट, 25,000। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना। सिंपल सी एंट्री। लोन की जब भी आप पेमेंट करते हो तो लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट। पेमेंट करी कैसे है, अगर एसेट के थ्रू करिए तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, बैंक से करिए तो बैंक अकाउंट आएगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही। नरेशन प्लीज आप लिख लेना इसकी, यहां मैं लिख देता हूं। यहां लिख दो कि भाई मधुसूदन लोन इज रीपेड, मधुसूदन लोन बीइंग रीपेड। नरेशन प्लीज आप अपनी लैंग्वेज में जितना प्रॉपर्ली लिख सकते हो लिख लेना, बीइंग रीपेड, ठीक है। यहाँ हमने नरेशन लिख दी, पूरा फॉर्मेट हो गया, बिल्कुल सही। 2 ट्रांजेक्शन हमारी हो चुकी है। थर्ड देखो क्या, स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 30,000 वाज टेकन बाय माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद इन देयर PSR। तो क्या बोल रहे हैं, 3 पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक स्टॉक को, स्टॉक मतलब पार्टनरशिप फर्म का एसेट, टेक ओवर किया है। टेक ओवर करने का मतलब क्या हो गया कि तीनों पार्टनर्स ने वो स्टॉक अपने अपने घर लेके चले गए, हाँ या ना, राइट। इसकी एंट्री क्या होगी, PSR आपको दे रखी है, कहीं नहीं दे रखी, मतलब इक्वली, राइट। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। जब पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करता है, पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करता है तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी, पार्टनर्स को जो पार्टनरशिप फर्म से लेना होता है वो होता है क्रेडिट। जो वो ले लेते हैं, जो वो पार्टनरशिप फर्म से ले लेते हैं वो हो जाता है डेबिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से कोई प्रॉफिट लेना है, सैलरी लेनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, तो कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड पे। अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, डेबिट साइड पे। यहां पे उन्होंने क्या किया, एसेट टेक ओवर कर लिया।
क्या होगा, उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक तरीके से पार्टनरशिप फर्म उनको क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है, उनके अकाउंट की पेमेंट हो रही है, उनका अकाउंट कम हो रहा है, बिल्कुल सही। तो तीनों पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट होगा उनके पीएसआर में। तीनों पार्टनर्स का नाम बहुत बड़ा बड़ा है, जरा देखें, माधव, मधुसूदन, मुकुंद। माधव का अकाउंट डेबिट, माधव के कैपिटल का अकाउंट डेबिट, माधव कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओहो, मधुसूदन, एम क्यू, 3 एम है यहाँ पे, मधुसूदन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और मुकुंद, अरे भाई तीनों ही भाई लग रहे हैं मुझे, मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ है ना, इन्होंने एसेट टेक ओवर किया, अगेन एसेट की जगह क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट था कितने का, 30,000 का, टेक ओवर कर लिया अपनी पीएसआर में, और पीएसआर आपको दे नहीं रखी, तो 10,000, 10,000 एंड 10,000। वेरी वेरी सिंपल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सिंपल है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आओ फटाफट से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की और नरेशन जरूर लिख लेना। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, द फर्म हैड पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ मुकुंद। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एक सेपरेट वीडियो, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, सेपरेट वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी, अब प्लीज जाके देख लो। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के आपके सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, द फर्म हैड पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ मुकुंद। ऑन बिहाफ ऑफ मुकुंद क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि पे किसको करने थे, मुकुंद को करने थे। लाइबिलिटी किसकी थी, मुकुंद की थी, लेकिन पे कर किसने दिए, पार्टनरशिप फर्म ने। हाँ या ना? एंट्री क्या करेंगे देखो जरा, आओ फटाफट से। एंट्री नंबर 4, अगेन 31 मार्च 2021। पहली बात तो पार्टनरशिप फर्म ने पे करे हैं। किसने पे करे हैं, पार्टनरशिप फर्म ने पे करे हैं। तो उसका तो कैश अकाउंट गया, उसका तो कैश चला गया ना भाई, तो कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। ठीक है, किसके बिहाफ पे कर दिए, मुकुंद के बिहाफ पे कर दिए, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुकुंद ने पे करने थे और पार्टनरशिप फर्म ने पे कर दिए, तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी, मुकुंद मैंने तुमसे कितने पैसे लेने हैं, कितने का एक्सपेंस है, 5,000। पार्टनरशिप फर्म बोलेगी मैंने तुमसे 5,000 रुपीज लेने हैं, याद है ना तुम्हें। तो क्या करती है पार्टनरशिप फर्म, उसके अकाउंट के बैलेंस को कम कर देगी। पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी भाई, पार्टनरशिप फर्म के पास पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, उसके अकाउंट से पैसे काट लेती है। और अकाउंट से पैसे काटना मतलब उसका अकाउंट डेबिट होना। तो मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी पार्टनर का अकाउंट कम होगा, उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होगा, डेबिट होता है, बिल्कुल सही। 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। नरेशन लिख लेना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ मुकुंद। क्लियर है? उसके बाद देखो क्या बच गया, लास्ट एंट्री बच गई। देखो, देयर वाज अ व्हीकल लोन ऑफ 2 लाख व्हिच वाज पेड बाय सरेंडर ऑफ एसेट्स टू द बैंक at an agreed value of 1,40,000 and the shortfall was met from firm's back. हो, क्या ही जबरदस्त ट्रांजेक्शन है, जरा ध्यान से सुनो इसको। There was a vehicle loan of 2 लाख। अब पहली बात तो व्हीकल लोन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी गाड़ी वाड़ी ली होगी, उसके अगेंस्ट में लोन है 2 लाख रुपीज का, ठीक है। विच वॉज पेड बाय सरेंडर ऑफ एसेट टू द बैंक एट एन एग्रीड वैल्यू 140। अब हुआ क्या, देखो 2 लाख रुपीज का लोन आपने देना था बैंक को। पहली बात तो ये कि एक लाइबिलिटी है, 2 लाख रुपीज की लाइबिलिटी है जो पार्टनरशिप फर्म ने बैंक को देनी है। चलो जी ठीक है, कैसे पे करी, सरेंडर ऑफ एसेट टू द बैंक, मतलब एक तो उनको एसेट ही दे दिया। अब वो एसेट या तो व्हीकल हो सकती है, कुछ भी एसेट हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म ने उनको एसेट ही दे दिया, और कितनी वैल्यूएशन पे, 140। तो 2 लाख रुपीस की लाइबिलिटी में से 1,40,000 की लाइबिलिटी तो उन्होंने एसेट देके खत्म कर दी, ठीक है। और बाकी क्या हुआ, फर्म के बैंक अकाउंट से। ये तो बहुत आसान है, देखो 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 देखो। फिफ्थ ट्रांजेक्शन जरा ध्यान से देखो, इसको हम समझ लेते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 5, 31 मार्च 2021। पहली बात तो यहां पे आप एक लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, हाँ या ना, क्लियर है। यहां पे आप एक लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो एक एसेट के फॉर्म में। अगर मैं आपको पूरी ट्रांजेक्शन बताऊं, जब भी आप अपनी कोई लाइबिलिटी पे करते हो, कौन सी लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी, पार्टनर वाली नहीं, थर्ड पार्टी। यहां बैंक का लोन था, राइट। तो यहां पे आप क्या लिखते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जब भी कोई लाइबिलिटी पे होती है, जो बाहर वाली लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितने से, 2 लाख से। ओके। अब 2 लाख में से आपने क्या किया, 60,000 तो आपने बैंक से पे करे। 60,000 तो मैं यहां पे लिख देता हूं, 60,000 सिंपली टू बैंक,
टू बैंक अकाउंट 60,000, ठीक है। और बाकी जो 1,40,000 है दोस्तों, मुझे बताओ बाकी 1,40,000 आपने कैसे पे करे हैं? आपने अपना एक एसेट दिया है। क्या दिया है? एसेट दिया है। आपने 1,40,000 का एक एसेट सरेंडर किया। एसेट की जगह कौन सा अकाउंट आएगा? रियलाइजेशन। तो यहां पे लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओ हो, देखो क्या होने वाला है, 1,40,000। मुझे बताओ क्या ये कोई ट्रांजेक्शन है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन? ये क्या बात हुई भाई? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन क्या बात हुई? कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल कोई बात नहीं हुई। इसीलिए हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई आप आउटसाइड लाइबिलिटी अपने किसी एसेट से पे करते हो तो उसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती। तो यहां पे 1,40,000 की ट्रांजेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, 2 लाख में से 1,40,000 तो माइनस कर दोगे, तो बाकी जो बच जाएगा 60, उसकी ट्रांजेक्शन करोगे। क्योंकि 1,40,000 आपने जो लाइबिलिटी पे करी है वो एसेट के फॉर्म में करी है, मतलब ही नहीं होता एंट्री करने का। तो एंट्री सही क्या होगी, इसको हटाओ और 2 लाख की जगह यहां पे सिर्फ क्या आएगा, 60,000। बाकी 1,40,000 की आपको एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। और ये था सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन। मुश्किल नहीं था दोस्तों, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और फोकस कहाँ रखना है आपको, जर्नल एंट्रीज में। अकाउंट प्रिपेयर करना मुश्किल नहीं होता, आपको पता है ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये एंट्री है, नहीं याद नहीं करना है। जर्नल एंट्रीज में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सीबीएसई का सैंपल पेपर क्वेश्चन डन। सो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम और करेंगे ऑफ कोर्स, जिसमें जर्नल एंट्रीज होंगी, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। फटाफट से उस क्वेश्चन को देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज मैंने एक ही क्वेश्चन में डाली हुई है। अलग अलग टाइप की एंट्रीज मिल जाएगी जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपको मेरे साथ क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं कि बस देख रहे हो, फायदा नहीं होगा। आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको मजा आएगा। देखो फटाफट से क्वेश्चन क्या है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ पार्टनर्स X, Y, A and B। 4 पार्टनर्स है, क्या बात है, ठीक है। पहली एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर टू बी borne by X a partner, however it was paid by Y। क्या जबरदस्त एंट्री है, ध्यान से देखोगे, ठीक है। आपको क्या बोला हुआ है कि भाई 5,000 रुपीज के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे, वर टू बी borne by X। लाइबिलिटी किसकी थी, X की। पे किसको करने थे, X ने। लेकिन पे किसने कर दिए, एक दूसरा पार्टनर है Y, उसने पे कर दिए। क्या एंट्री होगी, फटाफट से एक जर्नल का फॉर्मेट आप प्रिपेयर कर लो। मैंने क्योंकि कर रखा है, ठीक है, मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर कर रखा है, आप भी फटाफट से करो। और यहाँ पे आप लिख दो जर्नल ऑफ X, Y, A and B। जर्नल ऑफ X, Y, A and B। और पहली ट्रांजेक्शन जो हम कर रहे हैं, क्या आपको कोई डेट मेंशन है, आपको कोई डेट मेंशन नहीं है, सिंपली यहाँ पे लिख दो पहली ट्रांजेक्शन। देखो आपको क्या बोला गया है, जो 5,000 रुपीज के एक्सपेंसेस थे वो X की लाइबिलिटी थी और Y ने पे करे हैं। X की लाइबिलिटी Y ने पे करे। मुझे बताओ इस ट्रांजेक्शन में होगा क्या। सबसे पहली बात X का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसको पे करना चाहिए था, उसने पे नहीं करा, तो उसके अकाउंट से पैसे काट लेंगे, हाँ या ना। अगर X की लाइबिलिटी थी और उसने पे नहीं करा तो उसके अकाउंट से पैसे काट लोगे। तो X का कैपिटल अकाउंट तो आप करो डेबिट। X कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, डेबिट कर लेगी। सो X कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय 5,000। मुझे बताओ पे किसने कर दिए, Y ने पे कर दिए। Y क्यों पे कर दिए, क्योंकि हो सकता है X के पास उस टाइम पैसे ना हो या कुछ भी हो, लेकिन किसने पे कर दिए, Y ने। क्या उसको पे करने थे, नहीं करने थे ना। तो Y को 5,000 वापस मिलेंगे। Y को 5,000 वापस मिलेंगे तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो टू Y's कैपिटल अकाउंट। ओह, बहुत ही जबरदस्त एंट्री, 5,000 रुपीज, हाँ या ना, बढ़िया एंट्री थी, ठीक है। नरेशन लिख लेना कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी borne by X। जो आपको अगर समझ में ना आया ना, तो जो आपको ट्रांजेक्शन दे रखी होती है वही की वही लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी पहली ट्रांजेक्शन हो चुकी है और बहुत सही ट्रांजेक्शन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सेकंड देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹25,000 कंप्राइजिंग ऑफ 1,000 शेयर्स हैड बीन रिटन ऑफ। उसकी बुक वैल्यू 0 हो चुकी थी from the books completely. These shares are valued at ₹20 each and were divided among the partner. Again very important. क्या मतलब है इसका कि पार्टनरशिप फर्म ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो 25,000 रुपीज की थी, जिसमें 1,000 शेयर्स थे।
1000 शेयर्स थे, 25,000 की आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जो आप राइट ऑफ कर चुके हो, मतलब उसकी वैल्यू जीरो कर चुके हो। लेकिन अब जब आपने उसकी वैल्यू निकाली है तो एक शेयर 20 रुपीज़ का है। कितने का? 20 रुपीज़ का। मुझे बताओ शेयर कितने हैं? 1000। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 20,000। क्यों? 1000 शेयर्स थे, 20 रुपीज़ का शेयर है, 20,000। आपको पता है आपको बुक वैल्यू का कुछ नहीं करना होता, कोई यूज नहीं है बुक वैल्यू का, बिल्कुल सही। और ये डिवाइड हो गए पार्टनर्स में। तो कौन सा केस है? एसेट टेक ओवर बाय द पार्टनर्स। पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म के एसेट ले लिए तो उनका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अभी हमने डिस्कस किया था, पार्टनर्स जब पार्टनरशिप फर्म से कुछ ले लेते हैं तो अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म क्या बोलती है कि मैंने तुम्हारे एक तरीके से पेमेंट कर दी है, हाँ या ना? तो उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 20,000 पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पीएसआर आपको दे नहीं रखी तो इक्वल मानेंगे। सब में 5,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो एंट्री कर लो जल्दी से, बहुत ही सही एंट्री है। एक्स वाई ए एंड बी, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, 4 पार्टनर्स है भाई, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद ए भी है, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और फिर बी भी है अभी, तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। क्रेडिट की जगह ही नहीं बची है तो थोड़ी जगह बनाते हैं हम यहाँ पे। क्रेडिट, क्या करोगे क्रेडिट? मुझे बताओ। उन्होंने एसेट टेक ओवर किया है, क्या टेक ओवर किया? एसेट। और एसेट की जगह आप क्या लिखते हो? टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और एसेट की वैल्यू क्या है? 20,000। 20,000 दोनों ने दोनों कह रहा हूँ, चारों पार्टनर्स ने इक्वल लिया, मतलब 5,000, 5,000, 5,000 एंड 5,000। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इजी, येस और नो? ओके, नेक्स्ट देखो फटाफट से। ट्रांजैक्शन नंबर 3, वाइज लोन ऑफ 50,000 सेटल्ड एट 48,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये केस मैंने पार्टनर्स लोन अकाउंट की जो वीडियो बनाई है उसमें डिस्कस भी किया था, ठीक है? आपके बुक्स में भी है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली आ सकती है। वाई का लोन क्या था? 50,000 का, 48,000 में आपने सेटल कर दिया। क्या कर दिया? 48,000 में सेटल कर दिया। यहां पे मैं आपको वाई का लोन अकाउंट दिखाने वाला हूं समझाने के लिए। देखो फटाफट से वाई का लोन अकाउंट। ओके, सो वाई का लोन अकाउंट हम प्रिपेयर कर चुके हैं। ध्यान से देखो होगा क्या। वाई का लोन था कितने का? 50,000 का। कितने का? 50,000 का। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लोन अकाउंट आना बहुत जरूरी है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, क्योंकि लाइबिलिटी है तो कहां लिखी आपने? क्रेडिट साइड पे। अब 50,000 की पेमेंट करनी थी पार्टनरशिप फर्म को, लेकिन कितने की पेमेंट करी है? 48,000 की। तो एंट्री क्या होती है? वाई का लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक, ठीक है? टू कैश या टू बैंक 48,000। अब बात ये है कि जो बाकी के 2,000 बच गए वो कहां जाएंगे, और वो क्या है? 2,000 रुपीज का जो बैलेंस आ रहा है दोस्तों, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए गेन है। क्या है? गेन है कि 2,000 रुपीज कम देने पड़े, और जो प्रॉफिट लॉस गेन लॉस होता है वो आप डालते हो रियलाइजेशन अकाउंट में। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 2,000 रुपीज। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और मैंने ये बहुत डिटेल में लोन वाली वीडियो में डिस्कस भी किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 50,000 रुपीज, बिल्कुल सही, यस और नो? ठीक है, आओ फटाफट से इसकी एंट्री क्या होगी। देखो अब इसकी एंट्री अगर हमें करनी है, मैंने आपको लोन अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाया समझाने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। अगर आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछी गई है तो बस जर्नल एंट्रीज करो, फालतू का काम क्यों करेंगे भाई जब पूछा ही नहीं गया, ठीक है? एंट्री क्या होगी? आप वाई के लोन की पेमेंट कर रहे हो, वाई का लोन अकाउंट आपने क्या किया? डेबिट। कितने की पेमेंट? 50,000 की। आप 50,000 का अकाउंट उसका बंद कर रहे हो। लोन था 50,000 का, आपने सेटलमेंट कर दिया, मतलब उसका अकाउंट का बैलेंस खत्म कर दिया, तो डेबिट तो 50,000 से होगा, लेकिन आपने जो पेमेंट करी है वो करी है 48,000 से। कितने से? 48। जो बाकी 2,000 की पेमेंट आपने नहीं करी दोस्तों, वो आएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में कितने से? 2,000 रुपीज से गेन हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको दिख रहा होगा कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज एक ही क्वेश्चन में डाल दी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है? नेक्स्ट देखो, मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 6 लाख है, वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। आपने एक लाइबिलिटी के लिए एक एसेट को दिया है, लाइबिलिटी की पेमेंट आपने एसेट से करी है,
अभी डिस्कस किया कि भाई दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं। अगर आप किसी लाइबिलिटी की पेमेंट करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट दे देते हो, रियलाइजेशन अकाउंट, तो कोई एंट्री होगी ही नहीं। याद रखोगे आप कि जब भी कोई लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, थ्रू एसेट्स, उसकी आपको कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी है। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या दिया कि बुक वैल्यू 6 लाख है, आपने दे दी, वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिटर खत्म, मशीनरी खत्म, दोनों के अकाउंट खत्म, बात खत्म। हाँ या ना? कोई एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। तो फोर्थ में आप क्या लिखोगे? नो एंट्री। अगर आप एक लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो और लाइबिलिटी खत्म हो रही है, एसेट खत्म हो रहा है, कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी, नो एंट्री, नो एंट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखो, अब लास्ट ट्रांजेक्शन, टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म आर 40,000। ठीक है भाई, 40,000 के क्रेडिटर्स हैं। Creditors worth 10,000 were given a piece of furniture costing 8,000 in full and final settlement. Okay, remaining creditors allowed a discount. This is very very important. इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो 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 ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपके 40,000 के थे क्रेडिटर्स, हाँ या ना? ठीक है, 40,000 के क्रेडिटर्स में से 10,000 के क्रेडिटर्स को आपने एक फर्नीचर दे दिया। अब वो फर्नीचर 8,000 का है, 5,000 का है, 4,000 का है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। 10,000 की लायबिलिटी खत्म हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई, हाँ या ना? 40 में से 10,000 के क्रेडिटर्स को आपने एक फर्नीचर दिया और लायबिलिटी खत्म कर दी 10,000 की। मुझे बताओ, इस 10,000 की कोई ट्रांजैक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अभी डिस्कस किया कि जो लायबिलिटी आप किसी एसेट से सेट ऑफ करते हो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। अगर आपने 10,000 के क्रेडिटर्स को एक फर्नीचर देके सेटल ऑफ कर दिया, अब वो फर्नीचर की वैल्यू कुछ भी हो, फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी? 8,000, लेकिन अगर आप 10,000 के क्रेडिटर्स को फर्नीचर दे रहे हो तो इसका मतलब उस फर्नीचर की वैल्यू डिसोल्यूशन वाली डेट पे 10,000 होगी, तभी तो एक्सेप्ट करी है ना क्रेडिटर्स ने। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। बात इंपॉर्टेंट क्या है कि 10,000 के क्रेडिटर्स को आपने एक एसेट के फॉर्म में पेमेंट कर दी है, राइट? बचे कितने? 30,000। 10,000 की एंट्री तो आपको करनी नहीं, बचे कितने? 30,000। उसकी आपने पेमेंट करी है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 30,000 के क्रेडिटर्स को आपने कितनी पेमेंट करी है? 27,000। 3,000 का तो डिस्काउंट मिल गया ना भाई। 30,000 के क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट पे पेमेंट कर दी। उन्होंने आपको 10% डिस्काउंट दे दिया, लिखा है ना अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो उन्होंने आपको 10% का डिस्काउंट दिया। 30,000 का 10%, 3,000, आपने पेमेंट कितनी करी? 27,000। तो जो आपको एंट्री करनी है दोस्तों, आपको करनी होती है पेमेंट की एंट्री, हाँ या ना? पेमेंट कितनी करी है? 27,000, बस आपको वही एंट्री करनी है। सर बस? हाँ बिल्कुल। तो एंट्री क्या होती है? जब भी आप लायबिलिटी की पेमेंट करते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 27,000, दैट्स इट। और आपको कोई पेमेंट करनी ही नहीं है, कोई एंट्री करनी ही नहीं है। 10,000 वाली एंट्री आपको नहीं करनी, आपको समझ में आ गया क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी और एसेट दोनों खत्म, हाँ जी खत्म। बाकी 30,000 बच गए थे, 10% डिस्काउंट मिल गया, पेमेंट करी 27,000, क्वेश्चन खत्म, 5 नंबर पूरे आपको मिल गए, हाँ या ना? राइट। सो आई होप जो एंट्रीज मैंने आपको कराई है सीबीएसई का सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आ गए, ट्रस्ट मी, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। और हर टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है? सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, राइट, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सो दैट ये वीडियो बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे। दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल मज़ा ही आ गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में और कॉन्सेप्ट्स के साथ और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।